एक वक्त था जब वेस्ट बंगाल भारत का कल्चरल, इंडस्ट्रियल और एजुकेशनल कैपिटल माना जाता था। यहीं से लिटरेचर, फ्रीडम स्ट्रगल और फिलोसॉफी के सबसे बड़े आइकॉन्स निकले हैं। लेकिन उसी स्टेट का कंपैरिजन आज बिहार के साथ किया जाता है। ये स्टेट आज डेवलपमेंट के रेस में काफी पीछे छूट चुका है। कभी ये प्रोग्रेस का सिंबल हुआ करता था, लेकिन आज इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल डिक्लाइन का एक केस स्टडी बन चुका है। आखिर कैसे? इस वीडियो में सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे। अगर आपको हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। इंडिपेंडेंस के पहले हम बात करें तो ब्रिटिश ट्रेडर्स के मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे काफ़ी इम्पोर्टेंट सेंटर्स माने जाते थे। यही से काफ़ी इम्पोर्टेंट ट्रेड्स होते थे और ये डेवलपमेंट के मामले में इंडिपेंडेंस से पहले ही काफ़ी आगे थे। तीनों प्रेसिडेंसीज में बात करें तो ब्रिटिशर्स का बंगाल प्रेसिडेंसी पर ज़्यादा फोकस था, क्योंकि इसके पीछे कारण है इसकी ज्योग्राफी। बंगाल गंगा प्लेन्स का हिस्सा है, तो ये काफी फ्लरिश था। साथ ही साथ यहाँ की सॉइल भी काफी फर्टाइल हुआ करती थी। ब्रिटिश रूल के दौरान एशिया का ऑलमोस्ट 60% ट्रेड बंगाल से हुआ करता था। ओशन होने के कारण भी ब्रिटिशर्स के लिए ये काफी इम्पोर्टेंट था। ब्रिटिश रूल के दौरान कलकत्ता, जो आज कोलकाता के नाम से जाना जाता है, वो ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल हुआ करता था। Bengal was not just a political center but also the heart of India's cultural and economic revolution. ये वही जगह है जहाँ से रिफॉर्मर्स जैसे राजा रमन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे रिफॉर्मर्स आए। 1950s के दौरान वेस्ट बंगाल वॉज द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया। कोलकाता के आसपास टेक्सटाइल, जूट, इंजीनियरिंग, कोल, केमिकल्स की इंडस्ट्रीज काफी तेजी से ग्रो हो रही थी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स लाइक जावेदपुर यूनिवर्सिटी, प्रेसिडेंसी कॉलेज और शांति निकेतन भगत भारत के ब्राइटेस्ट माइंड प्रोड्यूस करते थे। लेकिन 1960s के दौरान वेस्ट बंगाल की डेवलपमेंट की गति रुकने लगी। जब पूरा देश इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहा था, वेस्ट बंगाल कुछ अपनी अलग ही कहानी लिख रहा था। वेस्ट बंगाल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और एंटी इंडस्ट्री सेंटिमेंट्स की ओर बढ़ रहा था। ट्रेड यूनियंस ने हर छोटी छोटी बात पर स्ट्राइक्स करना शुरू कर दिया। CPIM की सरकार ने उनका पूरा सपोर्ट किया। इन्वेस्टर के लिए इन्वायरमेंट काफी अनसेफ हो गया था। हर हफ्ते स्ट्राइक्स बढ़ने लगे तो इन्वेस्टर्स ने दूसरे स्टेट में शिफ्ट करना शुरू कर दिया। 1977 में लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट आई, लेड बाय ज्योति बासु। ये गवर्नमेंट सोशलिज्म को प्रमोट करती थी। इनके द्वारा प्राइवेट कैपिटल और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को सस्पेक्शन से देखा जाता। लाइसेंस राज सिस्टम ने नए बिजनेसेस के लिए परमिशन लेना और भी मुश्किल कर दिया। 1970s के दौरान वेस्ट बंगाल में नास्कलाइट मूवमेंट शुरू हुआ, एक वायलेंट कम्युनिस्ट अपराइजिंग जो इनिशियली यूथ और स्टूडेंट्स के सपोर्ट से चला। कोलकाता के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज रिवोल्यूशन का अड्डा बनने लगे। जैसे जैसे वायलेंस बढ़ता गया, वैसे वैसे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता गया। गवर्नमेंट ने क्रैकडाउन शुरू किया, लेकिन तब तक इन्वेस्टर और मिडिल क्लास का कॉन्फिडेंस टूट चुका था। लोग स्टेट छोड़कर जाने लगे। हाल ही में निर्मला सीतारमन ने बताया, पिछले 2 डेकेड्स में 1.1 मिलियन वर्कर्स ने वेस्ट बंगाल छोड़ दिया है। 1991 के दौरान भारत लिबरलाइजेशन की ओर बढ़ा, जहां IT और सर्विस सेक्टर में नए नए अपॉर्चुनिटीज आए। वही वेस्ट बंगाल अपनी ही आइडियोलॉजीज में अटका रहा। IT पार्क्स कोलकाता, हैदराबाद जैसे शहर में बनने लगे, लेकिन कोलकाता में ऐसा कोई इकोसिस्टम नहीं आया। लैंड एक्विजिशंस के इश्यूज, रेट टैपिज्म और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने बंगाल को काफी पीछे छोड़ दिया। ममता बनर्जी की 2011 में तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने 34 साल पुरानी लेफ्ट फ्रंट की सरकार को हटा दिया। अब पब्लिक में उम्मीद जगी कि इंडस्ट्रियल रिवाइवल होगा, नए नए जॉब्स आएंगे और स्टेट का इमेज सुधरेगा। लेकिन ममता बनर्जी ने टाटा नैनो का प्लांट लगाने से मना कर दिया। ये एक सिंबॉलिक लॉस था। उसके बाद ममता ने लैंड एक्विजिशन पॉलिसी को भी अपोज किया। ये इतना इम्पैक्टफुल रहा कि इन्वेस्टर्स और भी कॉशियस हो गए। इंडस्ट्रीज का कॉन्फिडेंस वापस लाना मुश्किल हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और भी डिले होने लगे और जॉब क्रिएशन स्लो ही रहा। वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स एकेडमिकली काफ़ी ब्रिलियंट है, लेकिन वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ न होने के कारण उन्हें दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलोर जैसे सिटीज में शिफ्ट होना पड़ता है। वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना फोकस करती है, आप उस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि कोलकाता मेट्रो एक्सपांशन का प्रोजेक्ट आज भी डिले पर चल रहा है
वहाँ पर हाईवे वाइडनिंग का प्रोजेक्ट आज भी 2 दशकों से चल रहा है। जहाँ दूसरी स्टेट्स अपने एक्सप्रेसवेज हाईवेज पर फोकस करती है, वही आज भी कोलकाता का इंफ्रास्ट्रक्चर 10-12 साल पीछे है। आज भी वेस्ट बंगाल में सिर्फ 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है। वेस्ट बंगाल की पॉपुलेशन 9 करोड़ है, लेकिन आज भी उन्हें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। जहां बाकी स्टेट्स में एक सिटीज से ज्यादा सिटीज होती है, वही वेस्ट बंगाल जैसे बड़े स्टेट में सिर्फ कोलकाता ही एक मेजर सिटी है। आज जब हम गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स के बारे में बात करते हैं, तब हमें पता चलता है उन्होंने इकोनॉमी और इंडस्ट्री में ट्रिमेंडस ग्रोथ कर ली है। अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात जीडीपी रैंक में 2nd पोजीशन पर है। वही वहाँ का बिजनेस क्लाइमेट एक्सीलेंट माना जाता है। महाराष्ट्र जीडीपी रैंक में 1st रैंक पर है और वहाँ का बिजनेस क्लाइमेट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। कर्नाटका तो 4th पोजीशन पर है, लेकिन आज वो इंडिया का टेक हब है। वही वेस्ट बंगाल के बारे में बात करें तो वेस्ट बंगाल जीडीपी रैंक में 6th नंबर पर आती है। वही वहाँ का बिजनेस क्लाइमेट बिलो एवरेज माना जाता है। अगर महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल में कंपेयर करें तो पर कैपिटा एनडीपी में 1965 तक वेस्ट बंगाल लीड कर रहा था। अगर 2015 से 2023 तक 7 सालों में देखें तो वेस्ट बंगाल में 3 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने अपनी जॉब गंवा दी है। वहीं महाराष्ट्र में 2.4 मिलियन लोगों को नई जॉब्स मिल पाई है। वेस्ट बंगाल के पास अपनी एक रिच लेगेसी है। आर्ट, लिटरेचर, फिलोसॉफी, साइंस सब में इस स्टेट ने दुनिया को लीड किया है, लेकिन आज पॉलिटिकल इनएक्शन, इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल निगलेक्ट ने इस स्टेट को पीछे छोड़ दिया। अभी भी वक्त है। अगर पॉलिसी मेकर, सिटीजन्स और बिजनेस कम्युनिटी मिलकर काम करे तो बंगाल अपनी लेगेसी और ग्लोरी रिकवर कर सकता है। आपको क्या लगता है, बंगाल के इस डाउनफॉल के पीछे किसे जिम्मेदार मानना चाहिए? पुअर पॉलिसी या फिर पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज या फिर लैक ऑफ लीडरशिप? कमेंट पे बताइए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलती हूँ आपको ऐसे ही नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।